Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to cover important topic of genetics, nucleic acid. Nucleic acid. आप सभी अपने प्रॉपर नोट्स बनाकर लेकर चलिए. Nucleic acid. So this is our topic. What is a nucleic acid? Nucleic acid store genetic information. Store genetic information. यानी न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. It is a polymer of nucleotide. It is polymer of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से बना होता है. It is a polymer of nucleotides. What is a nucleotides? यानी क्या कह रहे हैं, हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया है? टॉपिक हमने स्टार्ट किया है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? सबसे पहले बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं. आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो आप जब एक सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल में आपको एक क्या दिखाई देता है? न्यूक्लियस दिखाई देता है. दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? सो न्यूक्लियस के अंदर से एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मिला जिसको हमने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा, क्योंकि उसकी नेचर कैसी थी? एसिड जैसी थी, इसलिए नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड की अगर प्रॉपर्टीज पर आए कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. दूसरी मेन बात क्या होती है कि ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का. जैसे कि आप एक दीवार को देखेंगे, जब एक दीवार बनती है तो दीवार कुछ इस तरीके से बनती है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है तो एक पूरी दीवार तैयार हो जाती है. उसी तरीके से जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीमर बना देंगे. किसका? न्यूक्लिक एसिड का. अब ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है आपको? यहाँ न्यूक्लिक एसिड मिलता है. न्यूक्लिक एसिड आपको न्यूक्लियस में मिलता है. कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में. ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. राइट. क्लास 9 की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा. और ये क्या है? आपकी सेल. एक रफली मैंने ड्रॉ की है स्ट्रक्चर. दूसरी मेन बात क्या, आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं. अभी आप देखिए मेरे पास दो चौक हैं. दोनों चौक में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है. दिस इज अ येलो चौक, दिस इज अ वाइट चौक. तो दोनों की प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी ना. इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिले होंगे जिसके कारण ये येलो हो गई, और इसमें भी कुछ ऐसा मिला होगा जिसके कारण ये वाइट है. राइट. तो बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे ही होता है. न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स. 2 टाइप्स में आप देखिएगा क्या क्या होता है. फर्स्ट इज अ डीएनए एंड सेकेंड इज अ आरएनए. सेकेंड क्या हो गया? आरएनए. अभी आप सभी जानते हैं डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. बोथ आर कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. बोथ आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोटाइड्स. दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, दोनों ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं. अब हमें ये भी पता लग गया कि न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके का होता है. हमें ये भी पता लग गया कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होती है. एक्चुअल में यूनिट होती है डीएनए की और आरएनए की. क्या होती है? यूनिट होती है. तो बेसिकली हमें डीएनए और आरएनए पे जाने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर. किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की. कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इसमें कितने तरीके की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है. सबसे पहले हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए. राइट. गेट इट माई पॉइंट. तो हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से. कितने तरीके का होता है? डीएनए और आरएनए 2 टाइप्स का होता है. लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड पता होना
आप एक हेडिंग डालिए अच्छे से। बहुत ही बेसिकली हम आपको कराते हैं, पूरे बेसिक लेकर चलते हैं। हाँ, भारी भरकम कंटेंट हम नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने नोट्स में आपको वो चीज़ें देते हैं कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में 3 कंपोनेंट्स से बना होता है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। पहला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कंपोनेंट क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। और तीसरा मेन कंपोनेंट क्या है? फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड। चाहे आप डीएनए को देखें, चाहे आप आरएनए को देखें, दोनों में ही क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। और वो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना होगा? 3 चीजों से मिलकर बना होगा। वो 3 स्ट्रक्चर क्या होंगी आपकी? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फोस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करने की जरूरत कहाँ है? इन 3 मेन पॉइंट्स पे, तभी तो हम डीएनए और आरएनए को पढ़ पाएंगे ना। यानी अगर आपको नहीं पता कि एक रोटी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, भाई एक रोटी में आप क्या लेते हैं? आटा लेते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, फिर आप उसके लिए एक पैन यूज करते हैं, आप गैस चलाते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं? पकाते हैं, तब एक रोटी तैयार होती है ना। वैसे ही दाल ले लीजिए, दाल में क्या चाहिए? मसाले चाहिए, है ना, पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? गैस चाहिए आपको कुछ वेसल्स चाहिए, यानी बर्तन चाहिए बनाने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको डीएनए को पढ़ना है तो आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए। आपको आरएनए पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं डिस्कस। अभी आप यहाँ से उठा लीजिए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस है क्या? नाइट्रोजनस बेस इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्यूरीन। प्यूरीन जैसे नोट्स बनवा रही हूँ ना बेटा, वैसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सारी लाइन टू लाइन तो आपके एनसीईआरटी में है ना। लाइन टू लाइन आप कहाँ पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में। लेकिन नोट्स आपको कॉन्सेप्चुअल बनाने चाहिए ताकि आपके वो ब्रेन में रहे और आप एग्जाम टाइम में वो सब चीजें लिख पाए जो आपको आनी चाहिए कॉन्सेप्ट से। प्यूरीन होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? प्यूरीन होते हैं और पाइरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। अब पाइरिमिडीन और प्यूरीन हो गए। पाइरिमिडीन क्या है? प्यूरीन क्या है? एक्चुअली प्यूरीन इज मेड अप बाय 2 रिंग, पाइरिमिडीन इज मेड अप बाय सिंगल। तो आप ऐसे लिखिए 2 रिंग। आपको याद रहेगा ना, 2 रिंग होती है इसके अंदर। आपने बेंजीन रिंग तो पढ़ी होंगी, क्लास 11 से आप पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ रखा है। तो हाइड्रोकार्बन में आपको पता है ना कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो कि बेंजीन रिंग से बने होते हैं। तो इसी तरीके की इसमें भी क्या होती है? 2 रिंग होती है। जैसे बेंजीन रिंग होती है कि नहीं होती है, वैसे यहाँ पे 2 रिंग होती है। और पाइरिमिडीन में क्या होती है? 1 रिंग होती है। तो आप सिंपल लिख लीजिए, क्लास 11 की केमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है, राइट? 1 रिंग होती है। दूसरी मेन बात आपको पता होनी चाहिए, प्यूरीन में क्या क्या चीजें आती है। प्यूरीन में आपका सिर्फ एडेनिन और गुआनिन आता है। एडेनिन एंड गुआनिन, गुआनिन यानी एजी। आप ऐसे याद रखिए, एजी। प्यूरी, एजी, प्यूरी आप देखते हैं ना, टमाटर की प्यूरी बनते हैं, तो प्यूरी कह रही है एजी से। प्यूरी एजी पियोगी क्या? प्यूरी एजी पियोगी क्या? यानी एजी तुम प्यूरी पियोगी क्या? टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई, वो पियोगी क्या? तो आप ऐसे एक न्यूमोनिक बनाकर याद रख सकते हैं। प्यूरीन में क्या होता है? एजी होता है। पाइरिमिडीन में क्या होता है? पाइरिमिडीन में आप देखिएगा जो यहाँ से रेस्ट बच गए, थायमिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। भाई जिसके अंदर थायमिन नहीं होगा, यानी आरएनए में आपको पता है ना, आरएनए में थायमिन को रिप्लेस कर देता है कौन? यूरासिल। तो वहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ना कि 1 रिंग यानी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन कौन होती है? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो हमारे जो बेस हो गए वो कितने बेस हो गए? 5 बेस हो गए। नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 बेस हमारे ऐसे होते हैं
केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हम उस रिंग की बात कर रहे हैं, राइट बेटा। तो हमारे नाइट्रोजनस बेस आपको पता लग गए, कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए A T C G, कॉमा लगा लीजिए सबके बीच में, एंड U आपको कहाँ मिलता है, आरएनए में मिलता है, लेकिन आरएनए में आपको T यानी थायमिन नहीं मिलता। तो आपको बेसिक क्लियर हो गया। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन आते हैं। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल आते हैं। प्यूरीन 9 एटम से मिलकर बना होता है। हाउ मेनी एटम आर इंक्लूडेड इन दिस? 9 एटम। इसमें 9 एटम होते हैं। इसके अंदर कितने एटम होते हैं? 6 एटम। पायरिमिडीन में क्या होते हैं? 6 एटम। भाई सिंगल रिंग इन्वॉल्व हो रही है ना, इसलिए इसके अंदर 6 एटम होते हैं। अब एटम क्या है? आप पढ़ते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एटम ही तो होते हैं ना बेटा, एलिमेंट एटम को तो बोलते हैं ना, राइट। उसके बाद आप आ जाइएगा पेंटोज शुगर। डीएनए में पेंटोज शुगर होता है। अब शुगर भी बेटा 2 टाइप्स होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक होती है राइबोज शुगर। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, पेंटोज शुगर में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, है ना, और उस फोलिक एसिड को आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा या इधर लिखकर छोड़ दीजिए। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की होती है, राइट। एक होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों हम इसको कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक होगी आपके पास राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर बेटा डीएनए में मिलती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ मिलेगी? डीएनए में मिलेगी। राइबोज शुगर कहाँ मिलेगी? आरएनए में मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ मिलती है आपको? डीएनए। राइबोज शुगर आपको कहाँ मिलती है? आरएनए, राइट। देखिएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर के सामने लिख लीजिए डीएनए, राइबोज शुगर के सामने आप लिख लीजिएगा आरएनए। कहाँ मिलेगी बेटा? आरएनए। पेंटोज शुगर कितने तरीके की हो गई? 2 टाइप्स। कितने तरीके की होती है ये शुगर? 2 तरीके की। कौन कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी से आपको समझ आ गया डीएनए, आर से समझ आ गया आरएनए। अब हम देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, C5H10O4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एमएफ लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ, राइट। राइबोज शुगर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। दिस इज अ पेंटोज शुगर। ये शुगर क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो आप देख सकते हैं ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है ना यहाँ पे, वाटर का मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को तो शुगर कहते हैं। ये भी आपने पढ़ोगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में, बायोमॉलिक्यूल्स में आप पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हो, तो वहाँ आप ये सब चीजें पढ़ोगे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, और पढ़ भी लिया होगा आपने 9th क्लास, राइट बेटा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अभी हमें इन दोनों की स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर बनानी नहीं आई ना, तब तक हम डीएनए और आरएनए को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमें क्या करना है? डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाना है। डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 आने का कारण क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके का वी शेप में रिंग बना लीजिए और बीच में यहाँ O यानी ऑक्सीजन लगा लीजिए। एम आई राइट? उसके बाद आप क्या कीजिए, एक यहाँ छोटी सी लाइन ड्रॉ कीजिए और इनको दोनों को वैसे ही वी शेप में आप मिला लीजिए। इतनी बात समझ आ गई आपको? इसमें कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, राइट ना। अब यहाँ मैम बता रही है 5 कार्बन होते हैं, अभी 5वां कार्बन कहाँ जाएगा? 5वां कार्बन आपका